नमस्कार व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी का राज्यसभा के लिए चुने जाने पर वहां पर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए। पाकिस्तान समर्थित नारे, ऐसा क्यों हुआ? और उसी की घटना के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वर ढाबे के अंदर बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट जो कि मोदी सरकार के आने के बाद लगभग पूरे देश में खत्म ही हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये घटनाएं कुछ इंगित करती है? क्या 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके साथ इनका कोई संबंध है? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आर सिंह साहब। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, ये मुस्लिम प्रत्याशी का जीतने पे पाकिस्तान समर्थित ना, मुस्लिम प्रत्याशी अगर कोई और भी जीतेगा फिर पाकिस्तान समर्थित, ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान समर्थित लोग, ये इनकी आइडेंटिटी क्या अभी तक खत्म नहीं हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने शुरुआती सवाल जो पूछा वो अत्यंत चिंताजनक है और जितनी तवज्जो इसको देनी चाहिए थी उतना इस पर ध्यान लोगों का नहीं गया है। अगर विधानसभा के परिसर के अंदर एक चुनाव जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं, एक नासिर हुसैन नाम के कांग्रेसी नेता के विजय पे राज्यसभा का चुनाव था, तो आप समझ जाइए कि ये बीमारी कितनी गहरी है और कितनी फैली हुई है। अगर कोई दूसरा देश होता तो वहां ऐसे लोगों को गोली मार दी जाती। सही बात, बिल्कुल। और ये तो किसी से छिपा नहीं है कि क्या हुआ था, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा था। लेकिन क्या प्रतिक्रिया थी वहां के नेता लोगों की? मुख्यमंत्री कहता हम इसकी जांच कराएंगे, इसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे। जो चीज, जो घटना पूरी दुनिया ने देखी, हर भारतवासी ने देखा, वो स्लोगन अपने कानों से सुना, उन्हें कौन सी फोरेंसिक जांच की उनको आवश्यकता पड़ गई? लेकिन उन्होंने एक ऐसा रवैया अपनाया जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अगर कर्नाटका के संदर्भ में देखें तो वास्तव में ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। अगर आप इनका जो जिहादी रवैया देखें, वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, उसका जिहादी रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। और कई बार ऐसा मुझे महसूस होता है कि इन जिहादी ताकतों के कारण ही वहाँ की सत्ता जो है वो विराजमान है। अब ये जो फॉरेंसिक टेस्ट के भी रिजल्ट आ गए हैं, उसमें कोई आ गए हैं, उसका एक कोई मुसलमान शख्स ही है जो कि ये नारे लगा रहा था। इसके अलावा अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें कर्नाटका की तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जो रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसमें, क्योंकि कर्नाटका हमेशा गढ़ रहा है ग्लोबल जिहाद का। और ग्लोबल जिहाद का और भारत में जिहाद का भटकल आपको मालूम है, जो भटकल ब्रदर्स, बहुत फेमस भटकल भी कर्नाटका में है। आपको मालूम है कि मैंगलोर का जो इलाका है वो किस तरह से जिहादियों से भरा हुआ है। दूसरा, आप ये भी याद करें कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसमें वो 2006 में जब बना तो एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला और कर्नाटका डिग्निटी फोरम और तमिलनाडु का एक था ये मनीथा नीति पासाराई, ये सब
को मिलाकर ये मर्जर हुआ था और तब पॉपुलर फ्रंट की स्थापना हुई थी। पॉपुलर फ्रंट के कार्डर्स आए दिन वहां पर हमला करते हैं। कई हिंदू लड़कों को कैंपसेस, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो इनका जो स्टूडेंट विंग है, कई लोगों को इन्होंने अगवा किया है वहां से। तो और आपको मालूम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका डिग्निटी फोरम का, इन लोगों का अल कायदा और सिमी से इनका संबंध रहा। इनके लिंक्स थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही रेडिकलाइज स्टेट है। और ऐसा लगता है कि इनको कहीं से किसी बात से ये बिहोल्डन है, या किसी बात से वहां पर इन लोगों का डर है, या किसी ऐसे बाहरी ताकतों से प्रेरित हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपने देखा भी मंदिरों के विषय में भी टैक्स का जो अभी उन्होंने निर्णय लिया, वो भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये पूरे संदर्भ में अगर आप देखें तो याद रखें कि 2004 में जब ये कांची पीठ के शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज थे, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी में भी ये कर्नाटका का एंगल बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि जयललिता के खिलाफ जितने इनकम टैक्स के मामले थे वो कर्नाटका हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर किया गया था। और ये जो विदेशी महिला है, ये सबको मालूम है कि उसने उसको ब्लैकमेल किया जयललिता को, कि अगर आपके कर्नाटका में सरकार थी इनकी, कांग्रेस की, कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जेल जाओगे, आपको जेल की हवा खिला देंगे। अब वो प्रेशर में आ गई, भय के कारण उन्होंने ये सरस्वती जी महाराज के एक बुजुर्ग जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य जिसका 10,000 साल, वो पीठ का 10,000 साल का इतिहास है, वहां के उससे उनको उठाया गया। तो कर्नाटक, आप एक घटनाएं देख लें, अभी आप ये देख लें, ये जो भारत जोड़ो यात्रा 1 जो राहुल गांधी का था, जब ये उधर पहुंचता है कर्नाटका में, और ये सारी बातें मैं यूं ही नहीं बोला, ये टेलीवाइज्ड हुआ था। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपके सारे जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो उस यात्रा में एक जगह वो रुके और उनकी मुलाकात एक पैस्टर जॉर्ज पोनिया, ऐसे कुछ नाम था उसका, उसके साथ हुई। और उस समय नवरात्रि चल रहे थे, और वो नवरात्रों में आपको मालूम है कि जो हिंदुओं का कितनी महत्ता है, आस्था है और महत्ता है उस पीरियड का, उस दौर की। उस समय ये व्यक्ति राहुल गांधी से वार्तालाप कर रहा है और ये कहता है ये शक्ति भक्ति सब ये बेकार है, असली भगवान जो है केवल एक ही भगवान है, वो है जीसस क्राइस्ट। और उसने हिंदुओं को पूरे अपने जी भर उसने गाली दिया। और ये जनेऊधारी ब्राह्मण जो अपने आप को कहता है, ये चुपचाप रहा। तो कर्नाटका में चर्च भी है, कर्नाटका में जिहादी भी हैं, बीदर का इलाका हुआ ये, और आप देखोगे कि अगर चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या कोई ऐसा अल कायदा हो, सब जगह आपके कहीं ना कहीं आपको कर्नाटका के लिंक्स मिल जाएंगे। सर एक ना छोटा सा, तो यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ पे जिहादी भी है। तो इन्हीं एलिमेंट्स से देखिए क्या है कि आप इसको तमिलनाडु को भी आप इससे वो नहीं कर सकते, अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि तमिलनाडु में भी वही है, जो चर्च कितना सक्रिय है कि आखिर वो शंकराचार्य को सोनिया गांधी ने क्यों गिरफ्तार करवाया था, आपको मालूम?
वो इसलिए कि ये लोग एक शुद्धिकरण के मिशन पे निकले हुए थे, शुद्धिकरण कर रहे थे, या घर वापसी जिसको कहते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस जिनको कि पैसे के लालच में, अन्य सुविधाओं के लालच में जिनका कन्वर्जन हुआ था, उनका घर वापसी ये सरस्वती महाराज करा रहे थे, जो कि इनके नागवार गुजरा। जो मिशनरीज थे उन्होंने पोप को लिखा, पोप के पास शिकायत की। पोप ने सोनिया गांधी को कहा कि आप तो अब पावर में आ गई हैं, तो तत्काल इसको बंद कीजिए। हम्म। तो तमिलनाडु में चर्च का बहुत बोलबाला है, और ये जितने ये डीएमके वगैरह है। मैं तो उस समय पोस्टेड था जब राजीव गांधी साहब की जब हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, उस समय डीएमके सरकार थी। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये विदेशी महिला को भी मालूम है। इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि उसमें उस समय श्रीलंका का क्राइसिस, वो डीएमके का पूरा पूरा उसमें हाथ था, और चर्च का भी हाथ था उसमें, इसके असैसिनेशन पे। ये मत भूलिएगा कि पूरी एलटीटी लीडरशिप जो थी, जो जाफना की लीडर्स है, वो चाहे वो हिंदू नाम रखते हैं लेकिन देवर ऑल क्रिश्चियंस। तो ये, और यहाँ पर एंट्रेंच्ड है ये वाइको वगैरह, जो ये सब है, देवर ऑल क्रिश्चियंस। ये आपका डी राजा जो है, जिसकी वाइफ अभी ये सब क्रिश्चियंस हैं। तो वहां पे क्रिश्चियनिटी हैज वेरी वेरी डीप रूट्स देयर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तमिलनाडु में जो वो एरिया जो है तमिलनाडु का, उस समय तो मद्रास प्रेसिडेंसी होता है, बहुत पहले आ चुकी थी, बहुत पहले। और एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ही ब्रॉट क्रिश्चियनिटी, मतलब वो पोर्चुगीज था, रॉबर्ट डी नोबली, आप पढ़ लीजिएगा वो आदमी। क्रिश्चियनिटी लाने के लिए उसने अपने आप को, उसने पहले पुजारी डिक्लेयर किया, धोती वोती पहनने लगा। पुजारी के बाद वो साधु बन गया। साधु बनने के बाद वो भी नहीं चला तो कुछ क्षत्रिय अपने आप को बोलने लगा। फिर उसने एक फिफ्थ वेदा लिखी। तो इसको इसको कहते हैं इनकल्चरेशन, कि आप पहले सिस्टम में घुस जाओ, ठीक है ना। तो पहले वो आप सिस्टम में घुस गए, फिर आपने जब सबको अपना बना दिया, जब सब आपको मानने लगे, तो चाकू तो आपने डाल ही दिया है, उसके बाद आप नाइफ को ट्विस्ट कर दो अंदर। तो रॉबर्ट डी नोबली वही काम कर रहा था। तो वहां पे इट्स वेरी वेरी एंट्रेंच्ड, और इन्हीं तत्वों ने राजीव गांधी की हत्या की थी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि 1986 का पोप जॉन आए थे यहाँ भारत की यात्रा में, और पोप कभी महिलाओं को ऑडियंस नहीं देते हैं। अच्छा। लेकिन इस महिला ने ये बड़ी बेताब थी, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कैथोलिक फेथ की। तो ये बड़ी बेताब थी कि किसी तरह से पोप से मिलना है, मिलना है ये। तो एक व्यक्ति हैं, उनको इन्होंने, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी मैं जानता हूँ। उनको कहा गया कि वो पोप के लाइजन ऑफिसर थे, जब वो आए थे तो उनको कहा गया आपको किसी तरीके से करवाना है। तो उसने कहा कि वो पूरा हिंदुस्तानी तरीका, जो स्टाइल होता है कुछ लोग जो करते हैं, वो पोप के ऊपर में पूरा दंडवत लेट गया वो, और फिर बोला कि आपको ये विदेशी महिला जो हमारे यहाँ है, उसको आपने ऑडियंस देना है। फिर ये महिला पोप से मिली। तो तमिलनाडु में चर्च का, मैं अभी गया था वहां पर, एक हमारा संबोधन था, आज से 2 साल पहले की बात है। तो मैं जब ड्रॉअर खोला अपने होटल रूम का, तो उसमें बाइबल रखा हुआ था। फिर मेरे साथ जो लोग थे उनके भी रूम से मैंने चेक किया, सबके ड्रॉअर में बाइबल था। और वो होटल जो था वो एक जेन्स का था, जैनियों का था, जिसको उन्होंने लीज पे दे रखा था। अच्छा।
यहाँ मोदी साहब गीता बांटते फिर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ। तो हाँ, बाइबल था, तो मुझे कोई परहेज नहीं है बाइबल से, लेकिन अगर आप बाइबल रखे हैं तो और भी धर्म हाँ ग्रंथ बिल्कुल। रखिए, या तो कुछ भी मत हाँ। रखिए, है ना। तो वही चीज मैंने गोवा के भी होटल में देखी। सो द चर्च इज वेरी वेरी एंट्रेंच्ड देयर। और ये जो आप देख रहे हैं डीएमके का जो उन्होंने वो इसरो का वो लगा हम्म। के, और उन्होंने चाइनीज वो दिखाया, चाइनीज रॉकेट दिखा। इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज आउट ऑफ डिजाइन, समझे कि नहीं। तो ये यहाँ पर चर्च भी है, और जैसे मणिपुर में हुआ ना अभी, चर्च हम्म। भी है, चाइना भी है, ड्रग्स भी है, ये सब सारे एलिमेंट्स है, और प्लस जिहादी भी है यहाँ पे। आपको याद होगा ना, आरएसएस के ऑफिस में एक साथ दर्जनों आरएसएस के लोगों का कत्लेआम हुआ था, ऑफिस में उनका अटैक हुआ था तमिलनाडु में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई कोई राजा, कोई रानी, कोई नाम, वो जो ये रोज सनातन को गाली देते, इट इज आउट ऑफ डिजाइन, ठीक है ना। और ये डिजाइन ये है कि ये पूरे सदर्न स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग केरला, केरला में भी है, केरला में भी है, जिहादी भी है, वो तो गढ़ है जिहादियों हम्म। का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। वहां माओवादी भी हैं। अब वहां सरकार जो है वो चीन परस्त हम्म। परस्त सरकार है। तो कर्नाटका में पाकिस्तान परस्त सरकार, तमिलनाडु में चर्च। चर्च, ठीक है, केरला में केरला। कम्युनिस्ट। तो अब क्या हुआ है कि ये जो जो परिवार है, ये नेहरू गांधी परिवार जो बोलते हैं, इनकी इनको भरोसा उठ गया है कि हम नॉर्थ इंडिया में हम इलेक्टोरल रूट से आ सकते हैं। लेकिन उनको ये है कि अगर अपने वर्चस्व को बचाना है, तो हम चर्च के मदद से, चीन के मदद से, पाकिस्तान पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान नॉट ओनली एज अ कंट्री, हम पाकिस्तान सोच की, क्योंकि देयर इज आइडिया ऑफ आइडिया पाकिस्तान। आइडिया ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि वो आंध्र प्रदेश में तो वो बिल्कुल मतलब वो क्रिश्चियन सरकार है वो। हम्म। वहां तो चर्च का आप थोड़ा दौरा कर लें उसे, आपको लगेगा जैसे जो नैरेटिव चल रहा है वो बिल्कुल हेवली लोडेड इन फेवर ऑफ द चर्च। तो आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारा, और फिर हैदराबाद तो है, हम्म। वहां पर अपना वो आपको मालूम है ओवैसी है। ओवैसी तो हिंदू। अगर आप ये पूरा देखें, इसको पूरा अगर ये, तो एक कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ इंडिया को, मतलब एक एक खाई पैदा करें, फिजर पैदा करें, फॉल्ट लाइंस को और मतलब पैदा करें, और उसको फॉल्ट लाइंस को बढ़ाएं। और ये तभी हो सकता है कि जब चीन, चाइना, चर्च, पाकिस्तान, जिहादी, ये सब एक साथ मिल के काम करें। इसीलिए आप देखोगे आने वाले इलेक्शन में, और उसके बाद शायद इसको पनपने में उतना टाइम ना मिले, क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत पास बहुत है। नजदीक है। लेकिन ये इस पे ये अगला इनका नैरेटिव यही होगा, अगला इनका हथियार यही होगा। ये नॉर्थ साउथ ये डिवाइड डिवाइड। डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसकी कुछ कुछ झलक राहुल गांधी के आपको स्टेटमेंट से मिली भी है, कि उसने नॉर्थ हम्म। को बोला है कि नॉर्थ के लोग ऐसे सोचते हम्म। हैं, साउथ के लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर एक चीज थी मेरी जो थी, पाकिस्तान की तो खुद की हालत बड़ी फाइनेंशियली खराब हो रही है, तो इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग जिहादियों का, हिंदुस्तान बहुत अमीर देश है, उनको कहीं से फंडिंग की ये आप देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। ये हमेशा लोग कहते हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही। आपको मालूम है ये दोनों, अगर आप कॉलोनियल पीरियड्स की बात करें आप, तो सबसे पहले था इस्लामिक कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया, हम्म। या उसको मिडिल ईस्टर्न आप कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं, पहला फेज। फिर उसके बाद था वो
यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश और पोर्चुगीज और ये सब आए, वो फेज था। और उसके बाद है नेहरूवियन कॉलोनियलिज्म। अच्छा। ये तीन कॉलोनियलिज्म ये हुआ है। तो हुआ क्या कि चूंकि इतने साल राज किया इन्होंने, मुसलमानों ने, तो इनके जो यहाँ पे एसेट्स हैं, जो जो प्रॉपर्टी एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफी डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो क्या आप वक्फ प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कितना जमीन है उसके पास, तो उनको पैसे की क्या कमी। उसी तरीके से आप चर्च का एसेट्स देख लीजिए, उनको पैसे उगाने की क्या जरूरत है। और उनको पैसे की कमी होती है तो चर्च, तो मुझे मालूम है, मैंने देखा है, अफीम की भी खेती करवाते हैं वो। मणिपुर में यही था कि चर्च के इनकरेजमेंट से वहां ये जो कुकी लोग थे, वो अफीम की खेती करते थे। ये झारखंड में करवाते हैं अफीम की खेती। ये आपके जो माओइस्ट कंट्रोल्ड एरियाज है उसमें होता है। तो इन लोगों के, बिकॉज द यूरोपियंस रूल्ड, इनको इनको बिल्कुल फॉर फॉर ए पिटेंस, इनको बहुत सारा इनको प्रॉपर्टी मिल गया। आप कई जगह पे देख लो, चाहे आप दिल्ली देख लो, वाराणसी देख लो, मैंने तो रांची में आप चर्च के प्रॉपर्टीज में कितने मॉल बने हुए हैं, कितने वो बने हुए। तो पैसे की कमी नहीं है उनको, वो जिसको कहते हैं ना माले गनीमत। और उनको कहा गया है कि आप अपने अपने लोकल पैसे आप यहीं से उगाओ। दैट रिमाइंड्स मी कि ये माले गनीमत के जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश के कार्डर्स भी बेंगलुरु में एक्टिव। आपको याद होगा, मैंने अपनी किताब में लिखी है, मैंने आर्टिकल में भी लिखा है कि इन्होंने पैसा उगाने के लिए कई जगह डकैती की है वहां पे। सो इमेजिन, बांग्लादेश का भी जिहादी वहां पहुंचा हुआ है, कर्नाटक। कर्नाटक में। तो ये तो पैसे का तो कोई इनको, हिंदुस्तान इतना अमीर देश है, इनको बाहर से कोई कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। अंदर से ही उगा लेते हैं। हाँ, यहाँ से कोई कोई इनको उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि 2024 के इलेक्शन बहुत क्रूशियल स्टेज है। इंडिया इज एट क्रॉस रोड्स, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन अभी क्रॉस रोड्स है, हर तरह का क्रॉस रोड्स है। मैं तो कहता हूँ ये दिस इज सिविलाइजेशनल क्रॉस रोड ऑल्सो। ये राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन था अयोध्या में, वो भी एक सिविलाइजेशनल मोमेंट था। जो अबू धाबी में जो मंदिर बना, वो भी एक सिविलाइजेशनल मोमेंट है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये माइंड सेट विच इज, और जब मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूँ, मैं केरला की बात कर रहा हूँ, पीएफआई की, तमिलनाडु की, तो इनके इनके विचारधारा से पूरे हिंदुस्तान, ऑलमोस्ट 80% जो इस्लामिक किए हैं एडहरेंट्स है, वो रेजोनेट करते हैं इनकी विचारधारा से। और ये, मैं फिर से ये बात आपको कह रहा हूं कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान पैसा नहीं है, कटोरा नहीं है। उनको पैसा, दहशतगर्दी के लिए पैसा नहीं चाहिए, दहशतगर्दी के लिए आइडियोलॉजी चाहिए, और वो आइडियोलॉजी हम हिंदुस्तान से भेजते हैं इनको। आपको थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं। देखिए क्या हुआ था कि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप 18th सेंचुरी पे आ जाइए। औरंगजेब जब यहाँ से, इस दुनिया से गया, उसके बाद से उसने पूरी जिंदगी तो अपनी वो डेक्कन में लड़ के मराठास के अगेंस्ट, उसने वो बिल्कुल ऐसे ही वो कमजोर हो चुका था। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये आपको 1713 में निजाम ने अपने आप को अलग कर लिया था। 1713 में। 1723 में ये सदात अली खान, जो आपका यहाँ अवध एरिया, ये रोहिला वाला एरिया, उसने अलग कर लिया था। 1740 में अली वर्दी खान बंगाल का, वो एक तरह का इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया।
मतलब मुगल राज का बस एक टाइटुलर हाँ वो बस था, रह ठीक गया, है ना। टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ। और 1700 जब 1739 में नादिर शाह का हमला होता है तो कोई इसको बचाने वाला नहीं, इनको कोई इसके एड में नहीं आया, जो मुगल राजा था मोहम्मद शाह रंगीले के उसके बाद से इतनी इतना कमजोर हो गया ये मुगल एम्पायर, ठीक है ना, इतना कमजोर हो गया 200 साल में, जो 1526 से अगर ले लें तो इट हैड बिकम एब्सोल्युटली वीक। तो मराठास का वर्चस्व बढ़ने लगा, उधर महाराजा महाराजा रणजीत सिंह का वर्चस्व हम्म बढ़ने लगा, हम्म ठीक है। ये यहाँ पर एक शाह वलीउल्लाह दहलवी था, उसको नहीं देखा गया। आप समझ रहे हैं ना? मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सोचते हैं या हमारे लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, वहां से अंग्रेजों ने फूट डाल दी, और उसके पहले तो मतलब हिंदू मुसलमान बिल्कुल भाई भाई थे। हाँ, वो गंगा जमुना तहजीब थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये शाह वलीउल्लाह जो था, ये इसका फादर का नाम कोई रहीम था, जिसमें रहीमिया मदरसा भी है दिल्ली में। तो ये जो था, ये गया मक्का। मक्का में इसकी ही इज कंटेम्पररी ऑफ अब्दुल वहाब, जिससे वहाबी मूवमेंट जिसको आप कहते हैं। हम्म तो ये गया, उस समय सऊदी अरेबिया देश नहीं था, तो हज करने जाते थे, तो वहां गया, फिर इसने आ, वो काफी वक्त गुजारा उसके साथ, वहाब के भाव साथ। के साथ। तो वहाब क्या हुआ था कि जिस समय मुगल अंपायर का डिक्लाइन हो रहा वहाबिज्म बढ़ रहा था। था, ऑटोमन अंपायर का भी डिक्लाइन हो रहा था, तो ये दो लोग आपस में इन्होंने क्या कि आखिर ये क्यों, हम अब तो कहीं नहीं रह गए हैं। ऑटोमन अंपायर हमारा ये था, वो भी बिल्कुल धरातल में जा रहा है, मुगल अंपायर भी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो इसने इन लोगों ने, वहाब ने कहा ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो प्योर अरब का इस्लाम था उसके साथ हमने समझौता कर लिया, जो मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था उसके साथ ये कर दिया। हम में वो तुर्की वाले इन्फ्लुएंसेस आ गए, वो सब टर्किक हम्म इन्फ्लुएंसेस आ गए, ये सब। तो इससे ये काफी प्रभावित हुआ, ये शाह वलीउल्लाह दहलवी जो है, ठीक है ना। और इसने कहा, फिर ये हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में आके ये कलकत्ता आया, कलकत्ता के बाद नहीं, फिर सॉरी, यहाँ पर आकर उसने यही जो थ्योरी है इसने प्रोपगेट किया, और एक जगह उसने लिखा कि ये मेरे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि मैं अरब में पैदा हुआ। ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि हमें, मेरी भाषा जो है अरबी है। मुझे यहाँ के जो रहन सहन है, यहाँ के जो कस्टम्स हैं, परंपरा है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमको तो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट अभी तक पैदा हुए हैं वो हमको हमारे नसीब में था। इसलिए हमको पूरा यही कोशिश करना चाहिए कि जो ये लोकल इन्फ्लुएंसेस जो है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। हिंदुओं यहाँ के मुसलमानों को बोला कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो रीति रिवाज है उसके साथ आप इनके साथ मत इंटीग्रेट होइए। इंटीग्रेशन आपके लिए घातक होगा, आप उम्मा के साथ इंटीग्रेट हो जाइए। दिस इज व्हाट शाह वलीउल्लाह डिड। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने, आपको मालूम है, अहमद शाह अब्दाली को लिखा, हम्म और उसने कहा कि भाई यहाँ तो देखिए मुसलमान दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं, मराठा हमारी रोज बजा रहे हैं,
हैं, जो महाराजा रंजीत सिंह वो सॉरी जो सिख्स हैं वो बजा रहे हैं, सब कोई बजा मतलब वो बजा रहे हैं। तब अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पर ही के 1761। अब होता क्या है, वाई आई एम कि ये जो कहा जाता है कि 1905 वाज पाकिस्तान का वह सीड्स, नो सर, इट वाज मच बिफोर दैट। तो ये है गंगा जमुना तहजीब। फिर उसने बुलाया अहमद शाह अब्दाली को कि आओ, हमला किया उसने जो भी किया। और उसके बाद क्या होता है कि इसका फिर एक चेला, इसी के ऑर्डर से एक चेला निकलता है, उसका नाम था बरेलवी, अहमद शाह बरेलवी। तो ये क्या होते थे कि ये लोग हज जाते थे, और हज में जाके इनकी उल्टी पुल्टी उनकी उनसे जो भी बात होता था इन्फ्लुएंस होके बहुत से लोग आते थे यहाँ पर। उसी में से एक था अहमद शाह बरेलवी। तो अहमद शाह बरेलवी जो था उसने वही शाह वलीउल्लाह की तरह उसकी सोच थी कि हमको इस्लामिक पुनः हमको इस्लामिक राज्य साम्राज्य हमको कायम करना है हिंदुस्तान को। ये अंग्रेजों ने हमको आके ये हमसे ये छीन लिया वगैरह वगैरह, हिंदुओं के खिलाफ तो थी। तो वो आदमी हज करके, वो वहां से आके हज करके अपना दिमाग खराब करके जो भी था वो आया कलकत्ता। तो कलकत्ता से फिर वो उसने पूरी नेटवर्क बनाई, फिर पटना आया। पटना में एक अली ब्रदर्स थे, उनसे उसने ये किया, और फिर उसने पूरे पटना के इलाके में एक पूरा वहाबियों का एक नेटवर्क बनाया। और उस समय बंगाल में भी एक फैराजी मूवमेंट एक चल रहा था, वही वहाबी की तरफ फैराजी मूवमेंट, बहुत कम लोग इसके बारे में। तो ये इसने पूरा नेटवर्क बनाया, और यहां से उठ के ये जाता है, फिर इसने एक जगह चुना, बालाकोट, जहां स्ट्राइक की गई थी। जी सर, इसीलिए मैं कहता हूँ दिस वेरी इंटरेस्टिंग। तो बालाकोट ये गया, और बालाकोट से इसने कहा कि ये सही जगह है यहाँ। तो यहाँ से रिक्रूट्स बंगाल से, पटना से, ये सारे सारे रिक्रूट्स हिंदुस्तान से वहां गए लड़ने के लिए, जिहाद अगेंस्ट इंडिया, महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद। तो यहाँ से गया, और इसका एक चेला भी था शाह इस्माइल। तो इसमें क्या था कि वो एरिया चुना इसने कि वो बालाकोट का एरिया, कि वहां हमको ये भी रिक्रूट्स मिलेंगे जो पठान्स जो हैं, ठीक है ना। अब उसने वहां से महाराजा रंजीत सिंह के जिहाद छेड़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ी चालाकी की, उन्होंने इसमें स्प्लिट करवा दिया ये पश्तून्स को, जो आज भी स्प्लिट है, ठीक है। और आपको मालूम है वो अपनी परंपरा अपनी रीति रिवाज के बड़े मतलब वो कट्टर वो हैं। तो उसने ये बरेलवी जो था, सैयद अहमद बरेलवी, उसने कहा नहीं नहीं ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, सब तुम लोग अरबाइज हो जाओ, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने माना नहीं। एनीवे युद्ध हुआ, युद्ध में इसका सर काट दिया गया, बरेलवी का, उसके चेले का भी काट दिया गया। लेकिन उसने एक बहुत बड़े जिहाद का उसने डिक्लेयर किया था। तो उसके गुजरने के बाद भी, ये 1831 की बात मैं कर रहा हूं, उसके मारे जाने के बाद भी ये मूवमेंट डाई नहीं हुआ था। तो 1857 में तक ये लगातार चल रहा था, वो मूवमेंट लगातार चल रहा था, वो जिहादी मूवमेंट जो था। तो जब 1857 में ये हुआ, तो उसी का बरेलवी का जो वो मूवमेंट जो था, वही फिर देवबंद का रूप लिया। और फिर वही मूवमेंट जो मैं 1831 1857 57 देवबंद, और उससे निकला आपको अहले कुरान, अहले हदीस, ये तमाम ये है अलीगढ़ मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये सारा सारा वहीं से निकला। और इसी ने फिर आपको ये पार्टीशन करवाया, और तब पाकिस्तान बना। और आज भी चल ही रहा है। तो ये वो जो मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान एक देश नहीं, एक सोच। और वो तो एक एरिया है, उसको नाम लेके इन्होंने सो कॉल्ड मुसलमानों के लिए बनाया और एक कंट्री का नाम दे दिया। लेकिन
वो जो सोच जो कि शाह वलीउल्लाह की थी या अब्दुल अजीज की थी, उसके पहले अकबर के टाइम में सरहिंदी एक था इसी तरह का हम्म। कैरेक्टर था। तो जो वो सोच जो थी वो तो सोच आज भी है। उसी सोच की वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं विधानसभा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वही उसी सोच के कारण ये आपको कहते कि हम सड़कों पे ही नमाज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। क्या वो सड़कों पे नमाज पढ़ने से अल्लाह के बहुत प्यारे हो जाते हो आप? सही बात है। दिस इज नॉट फॉर स्पिरिचुअल हम्म। रीजन, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम्म। दिस इज द पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सर मेरे को लगता है 2024 के इलेक्शन वाकई बहुत देखने वाले होंगे जिस हिसाब से। नहीं, 2024 तक का तो एक तो ये जो जॉर्ज सोरस का जो प्लान्स जो है ना, हाँ। तो उसमें देखिए ये लोग बहुत डीपली स्टडी करते हैं जो ऐसे जो डिवाइसिव फोर्सेस होते हैं, कहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं, कहाँ पे फिजर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उसमें से साउथ में इनको बहुत सारे फिजर्स मिल रहे हैं। तभी नॉर्थ साउथ का डिवाइड कर किया हाँ जा रहा है। हाँ। और वहां पे ये विदेशी महिला और उसके बेटे को सपोर्ट करने वाले बहुत से तत्व हैं। उनको जिहादियों का सपोर्ट है, उनको चर्च का सपोर्ट है, उनको चाइना का सपोर्ट है। हम्म। और जैसा मैंने बताया कि कोई मिनिस्क्यूल प्रपोर्शन में उनका प्रेजेंस नहीं है। काफी काफी आप ग्राउंड पे जाइए, काफी व्यापक है। भाई आप जब तमिलनाडु, क्या आप बोलेंगे ना कि हिंदू मेजोरिटी, हम्म। तो एक हिंदू मेजोरिटी में मुख्यमंत्री का बेटा, उसका मंत्री, वो कैसे ये सब बेहुदा वाले हाँ सही स्टेटमेंट्स बात दे है। रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। उसको तो कहीं से तो आत्मविश्वास है हम्म। ना कि हम्म। इससे मुझे फायदा होगा। हम्म। तो ये समझ जाइए कि आप किन फोर्सेस के साथ ये आप ये कर रहे हैं। सो पाकिस्तान, चाइना, चर्च, ये ये सब यहाँ पे सक्रिय हैं। और जो अगली जो जो नैरेटिव बनेगा वो नॉर्थ वर्सेस साउथ। साउथ बनेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम अगली चर्चा में उसको भी शामिल करें। धन्यवाद।